हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने जा रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। यस, बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग बीइंग्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनके जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं या उन्हीं के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। सो आइए जानते हैं कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कैसा उनका कॉम्पोजिशन होता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो जानते हैं कि जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है लिविंग मैटर में वो कौन सा होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन को मोस्ट एबंडेंट माना गया है, उसके बाद होता है कार्बन, नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। चलिए, अब भाई ये तो पता है कि बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली जितनी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। पर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं या कौन से साइज में छोटे होते हैं, किनका डिफेंसिव रोल होता है, किसका एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये सब कैसे जाने। तो उनको जानने के लिए सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए तरह तरह के एनालिसिस किए गए। तो जो सबसे प्रोमिनेंट एनालिसिस है दैट इज केमिकल एनालिसिस। एज यू कैन सी कि केमिकल एनालिसिस में क्या किया गया कि कोई भी एक लिविंग बींग का एक सेल ले लिया गया। लेट्स से कि किसी भी प्लांट का, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बींग्स राइट, तो उसकी एक लीव ले ली गई। अब उसको पेस्टिल एंड मॉर्टेल की हेल्प से कूटा गया और उसमें जो कूटा था, जो ग्राइंड किया था पेस्टल मॉर्टर की हेल्प से, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला गया। ठीक है, अब उसमें अच्छे से उस एसिड को मिक्स करके उसको किया गया बेटा फिल्टर। ठीक है, अब जब फिल्टर किया गया तो कुछ अमाउंट तो इजीली डिसॉल्व हो गया था और वो फिल्टर के थ्रू पास आउट हो गया। अब जो कुछ अमाउंट था वो डिसॉल्व नहीं हुआ और वो फिल्टर के ऊपर रह गया। ठीक है, अब जो डिसॉल्व नहीं हुआ था दैट इज कॉल्ड एसिड इन सॉल्यूबल पूल। ठीक है, और जो डिसॉल्व हो गया था बेटा उसको क्या बोला गया, एसिड सॉल्यूबल पूल। ठीक है, तो जो सॉल्यूबल था, जो डिसॉल्व हो गया, वो कौन से कंपाउंड थे, वो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा कौन से कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो डिसॉल्व नहीं हुए थे, जो इनसॉल्यूबल थे, वो कौन से थे, वो थे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। ओके, सो दिस इज अबाउट दी मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। अब बेटा जो डिसॉल्व नहीं हुए तो उनके बारे में साइंटिस्ट ने बोला ऐसा क्या रीजन है जो डिसॉल्व नहीं हुए। फिर उनके साइज के ऊपर चर्चा करी गई तो पता चला कि 800 डाल्टन से भी ज्यादा उनका साइज पाया गया, इसीलिए वो लोग एसिड के साथ डिसॉल्व नहीं हुए थे। देखिए, ज्यादातर मैक्रोमोलिक्यूल का जो साइज है इट इज अबाउट 800 डेल्टन। ठीक है, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है बेटा उनका साइज क्या है, 18 टू 800 डाल्टन के बीच में है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स थे जो डिसॉल्व नहीं हुए थे बेटा, तो वो थे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो चारों मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जो कि डिसॉल्व नहीं हुए थे। ऑलराइट, अगर हम माइक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो जो माइक्रोमोलिक्यूल थे जो डिसॉल्व हो गए थे वो कौन कौन से थे, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड। तो अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लिपिड है बेटा ये डिसॉल्व नहीं हुआ था, पर इसका जो साइज है वो 800 डाल्टन से कम है। ठीक है, तो वो डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ था, इसका साइज तब की 800 डाल्टन से कम है, तो उसका क्या कारण था ये भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द टेबल जो कि एनसीईआरटी में भी आपके प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बेटा लिविंग सेल के कॉम्पोजिशन की, तो देखिए, एक सेल चाहे वो अमीबा का हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे प्लांट्स का हो, ठीक है, एक सेल के कॉम्पोजिशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे कि उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होगा, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयन, सब कुछ प्रेजेंट होगा। तो एक ये रफ एस्टिमेट दिया गया है कि एक सेल के अंदर जो वाटर है बेटा 70 to 90% प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन है बेटा वो 10 to 5% प्रेजेंट होता है, जो कार्ब्स होते हैं इट इज
अराउंड 3%, जो लिपिड्स है इट इज अराउंड 2%, और जो न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट है इट इज 5 to 7%, और जो आयंस होते हैं वो ऑलमोस्ट 1% होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमें पता चलता है कि जो वाटर है बेटा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक लिविंग सेल के। ऑलराइट, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या कौन सा सबसे कम प्रेजेंट होता है, तो आयंस कम प्रेजेंट होते हैं। राइट, सो दिस टेबल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चलिए अब थोड़ा जानते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। तो बेटा देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें अमाइनो एसिड, शुगर, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब आप बोलो कि मैम ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? बेटा तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में, समझ रहे हो? ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। ये जनरली क्या काम करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं, जैसे कि गम्स हुआ, सेल्यूलोज हुआ, मॉर्फिन, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, ये सारी चीजें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अभी हम इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्ब्स के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये देखिए कई तरह के होते हैं। मोनोसेकेराइड्स भी होते हैं, राइट, डाइसेकेराइड भी होते हैं, और ऑलिगोसेकेराइड भी होते हैं, या पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, देखिए बायो में हमेशा आप किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है उसको ब्रेक डाउन करके निकाल सकते हैं। तो मोनो मीन्स वन, ठीक है, तो ये 1 यूनिट से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इज इट क्लियर? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज है इट इज इट इज प्रेजेंट इन रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर हेयर, पर आप इसको ओपन शेप मतलब ओपन चेन में भी इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा ग्लूकोज के पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं रिंग में प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और ये जो 6th ग्रुप है ये यहाँ पे अलग से प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है बेटा इसके पास कौन सी शुगर होती है? इट इज हैविंग पायरिनोस शुगर। ठीक है, और जो फ्रक्टोज है इसके पास कैसी होती है? फ्यूरेनोज, है ना। तो दो तरह की शुगर्स होती हैं जो कि मोनोसेकेराइड कार्ब्स में आते हैं, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है बेटा ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे, देखिए दोनों का ही स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इसके पास कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। इसके पास 4 कार्बन है, और ये जो 5th वाला है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बेटा जो थर्ड इस पे क्या था? ये यहाँ पे इसका ये प्रेजेंट था। सॉरी, ये नंबरिंग हमने थोड़ा उल्टा कर दिया है, इसको यहां से नंबर करना है। वेट, यस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऑलराइट, तो ये जो बेटा जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो OH ग्रुप क्या है? ऊपर की साइड है, और जो बाकी के कार्बन है उसमें OH ग्रुप नीचे की साइड है ना। और 5th ग्रुप पे ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप आगे लगा हुआ है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल ग्रुप। सेम चीज यहाँ पे आप देखोगे, बट यहाँ पे 4 कार्बन है, और जो 5th जो ग्रुप जो लगा हुआ है ये 4th कार्बन पे है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और जो सुक्रोज है बेटा वो भी क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डाइसेकेराइड। तो जो डाइसेकेराइड है ये जनरली दो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये दो कंपोनेंट में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, पर वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं सुक्रोज में। जब भी प्लांट्स बेटा कोई भी मतलब कहीं पे भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करके करते हैं, क्योंकि जो सुक्रोज है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, पर ग्लूकोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, जिसकी वजह से क्या है? वाइल ट्रांसपोर्टिंग ये जो ग्लूकोज है ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकती है ना। पर सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये किसी में भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगी, किसी में भी रिड्यूस नहीं होगी। दिस इज द रीजन कि जो प्लांट्स हैं ग्लूकोज बनाते हैं बट दे कन्वर्ट इट इनटू सुक्रोज वाइल ट्रांसपोर्टिंग। इज इट क्लियर?
ओके, ऑल राइट। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर कि अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराओगे, सो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट होगा। अगर आप देखोगे तो किस तरह से, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। सॉरी। अगर आप लैक्टोज को देखोगे तो जो लैक्टोज है इट इज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड, ठीक है। अभी किससे मिलके बना हुआ है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। आप देखोगे कि किस तरह से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, राइट, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। चलिए, माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज भी बेटा डाइसेकेराइड है, ये भी दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें भी इस तरह से ये है। अच्छा, ये डिटेल ये बताया कि किस तरह से ये सुक्रोज का बॉन्ड बना है। जब यहाँ पे ये हुआ है, जब वाटर निकला है यहाँ पे और ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए हैं, राइट, तो इस तरह से बना है क्या? सुक्रोज। अब बेटा ऑलिगोसेकेराइड्स भी होते हैं। ऑलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? जो 3 से 10 यूनिट्स वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि रैफिनोज हुआ, ठीक है, स्टेकायोज हुआ, ये सारे क्या है? दीज आर ऑलिगोसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? जो 10 से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन, ठीक है, ये सारे क्या है? दीज आर पॉलीसेकेराइड। अब बेटा पॉलीसेकेराइड में भी दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होते हैं होमोसेकेराइड्स, मतलब जो एक ही तरह के यूनिट से मिलके बने होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, मतलब जो अलग अलग तरह की यूनिट से मिलके बने होते हैं। अब जरा स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखिए। जो स्टार्च है, अगर आप देख सकते हो तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और इनका नाम भी दे रखा है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉल्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि 1 to 4 की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, राइट। और अगर आप सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये भी बेटा ग्लूकोज से ही बना हुआ है, पर इसमें जो लिंकिंग है इट इज β 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट, एज यू कैन सी हेयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। और अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो ये क्या होता है बेटा? ये होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, राइट, मतलब ये अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना होता है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल एनवलप की हम बात करें तो जो बैक्टीरिया का जो सेल एनवलप है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। और जो पेप्टाइडोग्लाइकिन है बेटा उसके पास नैग होता है, नैम होता है, मतलब एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट। तो इस तरह से मिलके बना होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस हेयर। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। सबसे पहले ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट एंड योर ऑप्शंस आर माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइबोज 5 फॉस्फेट। प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज द आंसर। देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो प्लांट्स हैं दे डू मेक ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, पर वो जब भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं दे मेक सुक्रोज, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है बेटा? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, अच्छा वैसे ये डिस्कस नहीं करिए बट आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट। तो जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की बेटा वो कौन सी होती है? मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए, वो कौन सी यूनिट से मिलके बने होते हैं? तो बेटा ये क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए हुआ, डीएनए हुआ, ये सब क्या है? दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब ये चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। तो इनकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये भी आपस में किससे मिलके बनी होती है? शुगर, फॉस्फेट, है ना, और नाइट्रोजनस बेस। इससे मिलके बना होता है शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इज इट क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now, next question. Secondary metabolites such as nicotine, styrosine and caffeine are produced by plant for their. अच्छा, ये क्वेश्चन हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया है बट स्टिल यू शुड नो अबाउट इट. तो बेटा क्या होगा इसका आंसर? बताइए भाई. जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कि निकोटीन, स्टायरेकाइनिन, कैफीन, ये सब प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू,
ग्रोथ रिस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन या फिर इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। सो व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर, बताइए। देखिए डिफेंस है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द डिफेंस पर्पस, राइट। सो दिस इज अबाउट दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून विद मी। और अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड